हम अपनी टॉप 10 वीडियोस के अंदर अब तक सुपर विलन्स की टीम के ऊपर बात कर चुके हैं, सुपर हीरोज़ की टीम के ऊपर बात कर चुके हैं, हम सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बात कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के ऊपर जो मेरा टॉपिक होने वाला है टॉप 10 का, वो कोई और नहीं बल्कि टॉप 10 सीक्रेट टीम्स इन मार्वल कॉमिक्स होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर कौन कौन सी सीक्रेट टीम्स हैं जो कि सीक्रेटली काम कर रही हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है बल्कि ये कुछ लोगों की बनाई हुई टीम है। जैसा कि लास्ट एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो उसके अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस करी थी, जिस तरह से हाइड्रा, शील्ड वगैरह की दूसरी तरह की एजेंसीज, तो आप मेरी वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी टीम्स हैं जो कि सीक्रेटली काम कर रही हैं। और मजे की बात यह है कि इस लिस्ट के अंदर आने वाली मोस्टली जो टीम्स हैं वो ज़्यादातर एक्स-मैन की ही टीम्स हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और इस तरह का ऑसम कॉमिक हमारे चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं तो फौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, दिस इज पीट टैकर और आज के इस टॉप 10 वीडियो के अंदर हम पता लगाएंगे कि कौन सी ऐसी टॉप 10 सीक्रेट टीम्स है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रनअवेज। अब दूसरी टीम्स की तरह जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं या बहुत बड़े बड़े सुपर विलन्स या सुपर हीरोज हैं, इस टीम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये टीम दरअसल कुछ बच्चों से मिलकर बनाई थी और ये टीम, जैसा कि इसका नाम है रनअवेज, इसका बिल्कुल मकसद भी यही था। ये कुछ बच्चे आपस में एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे और इनके पेरेंट्स भी, लेकिन एक दिन इनके बेसमेंट के अंदर इनके पेरेंट्स मिलकर एक खतरनाक किस्म की सुपर विलन वाली मीटिंग कर रहे थे और उन बच्चों को तब ये बात चलती है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो दरअसल बहुत ही खतरनाक लोग हैं और एक तरह के सुपर विलन्स हैं, और इसी से वो लोग बचने के लिए अपने घरों से भाग जाते हैं। और जब वो वहाँ से भागते हैं तो वो रन अवे होते हैं और इसीलिए इस टीम का नाम भी इनको रनअवेज दिया गया है। तो ये टीम जब मार्वल कॉमिक्स में 2000 के टाइम पे लॉन्च हुई थी तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इसका हाइप था और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉमिक्स वगैरह भी बने थे और अलग अलग जगह हमें नज़र भी आते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये आइडिया इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं, जिसकी वजह से इसके कैरेक्टर्स और कॉमिक्स वगैरह जो है हमें बहुत कम नज़र आने लगे। खैर, ऑल्दो इसके ऊपर एक टेलीविजन सीरीज़ भी चल रही है काफ़ी टाइम से रनअवेज के नाम पर, जो कि मार्वल की ही है। फर्स्ट, एक्स-मैन टीम। जैसा कि सारे के सारे कॉमिक बुक रीडर्स इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले एक्स-मैन की टीम चार्ल्स एक्जेवियर ने बनाई थी, जिसमें साइक्लॉप, जीन ग्रे, बीस्ट वगैरह शामिल थे। लेकिन ऐसा नहीं है। 2012 के अंदर हमें इस बात को रिवील किया था मार्वल ने कि सबसे पहली जो एक्स-मैन टीम बनी थी इस अर्थ के ऊपर वो वुल्वरीन और सैबरटूथ ने मिलकर बनाई थी। और ये टीम जो है चार्ल्स एक्जेवियर की टीम के बनने से बहुत पहले की बात है, जब उन्होंने अपना स्कूल तक नहीं खोला था। और इस टीम के मेंबर्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, जिसमें से मैग्नीटो, नेमर, चार्ल्स एक्जेवियर, सैबरटूथ और वुल्वरीन शामिल थे। और बेसिकली वुल्वरीन और सैबरटूथ को इस बारे में पता चला था कि यूएस गवर्नमेंट जो है मिलकर सेंटिनल प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही है म्यूटेंट रेस को ख़त्म करने के लिए, और इसी वजह से वुल्वरीन और सैबरटूथ ने मिलकर इस टीम को बनाया था। और इनका ये पहला मिशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, लेकिन इस मिशन के अंदर सैबरटूथ की जो गर्लफ्रेंड थी उसकी जान चली गई थी। और एक सबसे बड़ी यही वजह है कि सैबरटूथ और वुल्वरीन हमेशा आपस में दुश्मनी रखते हैं, क्योंकि सैबरटूथ को हमेशा से ऐसा लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की जो मौत हुई है वो वुल्वरीन की वजह से हुई थी। लेकिन ये टीम जो है इन दी एंड खत्म हो गई थी, जिसके बाद चार्ल्स एक्जेवियर को इसी से अपना स्कूल खोलने का आइडिया मिला था। मैग्नीटो अपने सुपर विलन वाले रास्ते पे चले गया था, नेमोर जो था वो अपनी दुनिया में मगन हो गया था और ये टीम वहीं पे डिसॉल्व हो गई थी। टीम एक्स। तो ये एक और एक्स-मैन टीम है जो कि सबसे पहले 1960s के अंदर हमें बनती हुई नजर आई थी, और दरअसल ये सीक्रेट टीम किसी और ने नहीं बल्कि CIA ने ही बनाई थी अपने गंदे कामों को करवाने के लिए, जिसके अंदर सैबरटूथ, मैवरिक, सिल्वर फॉक्स, मस्टरडॉन एंड लोगन शामिल थे। और इस वक्त वुल्वरीन जो है अपने वुल्वरीन वाले नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि लोगन या फिर जेम्स हॉलेट वाले नाम से जाना जाता था। तो बेसिकली यूएस गवर्नमेंट ने इस टीम को एज अ स्पाई टीम बनाया था अपनी CIA के लिए, ताकि वो जो है रशिया की एजेंसी KGB के जो राज हैं वो वहाँ से निकाल के लेकर आ सकें। और इस टीम के ज़्यादातर मिशन जो होते थे वो यूएस गवर्नमेंट के लिए होते थे, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने इस टीम को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया था। जब उनका कोई ऑपरेटिव उनके लिए बेकार हो जाता था तो वो उसकी मेमोरीज़ को वाइप कर देते थे, और इसी वजह से वुल्वरीन और सैबरटूथ को भी इसमें बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल किया गया था, जिसमें जेम्स लोगन हॉवर्ड यानी कि हमारा लोगन वुल्वरीन जो है वो किसी तरीके से बच के इस टीम से बाहर निकला था। और ये CIA की वही टीम है जो कि आगे जाके जो है इसके डिसॉल्व होने के बाद ये वेपन प्लस प्रोग्राम के अंदर बदल गई थी, और उसी वेपन प्लस प्रोग्राम के अंदर जेम्स लोगन हॉलेट को जो है एडामेंटियम क्लॉज और बोन्स दिए गए थे, जिसकी वजह से वो वुल्वरीन के नाम से मशहूर था। तो अगर हम इस टीम की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। अगर हम 60s की बात करें, मतलब इस टीम के जो चलाने वाले थे वही वो लोग थे जो कि आगे जाके वेपन प्लस प्रोग्राम को चला रहे थे, और उसी की वजह से वुल्वरीन को अपना एडामेंटियम मिला था। तो देखा जाए तो ये टीम एक्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी हमारे मार्वल कॉमिक्स के अंदर। एजेंट ऑफ एटलस। अब ये नाम आप लोग ने शायद हो सकता है काफ़ी बार सुना हो, लेकिन इसके बारे में जितना कम आप लोग जाने उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये टीम एक ऐसी टीम है जो कि मार्वल कॉमिक्स में आती रहती है और चले भी जाती है अचानक, और किसी को पता भी नहीं चलता है। सबसे पहले इस टीम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था व्हाट इफ कॉमिक्स के अंदर,
और व्हाट इफ कॉमिक के अंदर इस टीम का मकसद ये था कि लोगों के साथ ये सवाल का जवाब पूछा जाए कि अगर एवेंजर्स की टीम को 1950 के अंदर असेंबल किया जाता तो वो किस तरह की होती। और वहाँ पे हमें अजीब व गरीब मिक्स तरह के सुपर हीरोज को एक टीम बना के दिखाई गई थी, जिसके अंदर एक मार्वल बॉय शामिल था, नमोरा जो कि एटलांटियन थी, गोरिल्ला मैन जो कि बिल्कुल गोरिल्ला जैसा दिखने वाला है, और एजेंट जिमी वू। और इनके हमें छोटी सी जो है व्हाट इफ सीरीज देखी थी, जिसके अंदर हमने कुछ इनके एडवेंचर्स देखे थे। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि व्हाट इफ सीरीज हमारी मेन कंटिन्यूटी का हिस्सा नहीं होती है, तो वो सीरीज वहीं पे खत्म हो गई। लेकिन डेकेड चेजर हमें बाद में मार्वल कॉमिक्स के अंदर इस बात के बारे में पता चला है कि 1950s में वाकई में ही एक ऐसी टीम हुआ करती थी हमारी रियलिटी के अंदर, हमारी कंटिन्यूटी के अंदर भी, जो कि एजेंट ऑफ एटलस के नाम से मशहूर थी। और वो सबसे पहले सामने आई थी जब उनके लीडर जिमी वू ने जो है, जो कि एक पुराना शील्ड का एजेंट रह चुका है, उसने प्रेसिडेंट की जान बचाई थी येलो क्लॉ से। और इसी तरह जो है एजेंट ऑफ एटलस को गवर्नमेंट ने डिसबैंड कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी इस तरह के कोई भी सुपर पावर्ड लोग इस तरह दुनिया में आराम से घूमते रहें। लेकिन गोरिल्ला मैन ने इस टीम को बाद में प्रेजेंट डे के अंदर दोबारा रिफॉर्म करा था जिमी वू के साथ मिलकर, और उनके एडवेंचर इस तरह से कंटिन्यू रहे। रिसेंट कॉमिक्स की बात करें तो एजेंट ऑफ एटलस अभी हमारी डार्क रेंज का हिस्सा भी बने हुए हैं, जहाँ पे हमने दोबारा इनको सामने आते हुए देखा। लेकिन इनकी स्टोरीज जो है इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको स्किप करना पसंद करते हैं। अगर हम अभी रिसेंट कॉमिक्स की बात करें तो बिल्कुल अभी भी एजेंट ऑफ एटलस हमारे सामने एक नई सीरीज़ के अंदर आ रहे हैं, और वो सीरीज़ जो है उसके अंदर एजेंट ऑफ एटलस भी शामिल है, नेमोर भी शामिल है, और वो एक बहुत ही बड़ी सीरीज़ चल रही है एटलांटिस अटैक के नाम से। तो अगर एजेंट ऑफ एटलस की बात करें तो ये भी उन टीम्स के अंदर से है जो कि बहुत पहले से एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन दुनिया की नज़र से दूर थी, और इसी सेक्रेसी की वजह से ये टीम हमारी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। सीक्रेट एक्समैन टीम। हाँ, मैं जानता हूँ कि तकरीबन इस लिस्ट के अंदर आने वाली तीसरी एक्समैन टीम है, और अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, अभी और भी हैं। लेकिन अगर हम इस एक्समैन की टीम की बात करें तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरी ये टीम रही है, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। हमें सबसे पहले इस टीम से इंट्रोड्यूस करवाया गया था एक्समैन डेडली जेनेसिस की एक मिनी सीरीज के अंदर, और ये मिनी सीरीज तब रिलीज की गई थी जब मार्वल कॉमिक्स के अंदर हाउस ऑफ एम का इवेंट हुआ था, एवेंजर्स डिसअसेंबल्ड का इवेंट हुआ था, और पूरी यानी कि मार्वल कॉमिक्स की खतरनाक तरह के स्टेज में चल रही थी। हमें उस वक्त ये बात पता चलती है कि दरअसल चार्ल्स एक्सेवियर ने जो है बहुत पहले एक और एक्समैन की टीम बनाई थी, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता था। लेकिन उस टीम का सबसे खतरनाक और पावरफुल इंसान यानी कि वुल्कन जो है वो वापसी प्रेजेंट डे के अंदर लौट कर आता है, और वो सारे के सारे एक्समैन की नाक में दम कर देता है। और शॉकिंगली हमें ये बात पता चलती है कि वुल्कन कोई और नहीं बल्कि स्कॉट और एलेक्स समर यानी साइक्लॉप और हेवॉक का छोटा भाई है। तो उसके बाद हमें चार्ल्स एक्सेवियर इस पूरी टीम का ओरिजिन बताते हैं। हम सब जानते हैं कि एक्समैन की सबसे पहली टीम जो है 1970s के अंदर बनी थी, जिसके अंदर हमें पता है साइक्लॉप, जीन ग्रे, बीस्ट वगैरह शामिल थे, और उन्होंने उस टीम को जो है क्रकोआ नाम के एक आइलैंड के ऊपर भेजा था, जो कि लिविंग आइलैंड के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर था। लेकिन हमें पता चलता है कि वो आइलैंड एक बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म का आइलैंड था, और जो चार्ल्स एक्सेवियर की ओरिजिनल एक्समैन की टीम थी उसको उसने वहाँ पे कैद कर लिया था, और वो एक्समैन हमेशा के लिए वहाँ पे फंस कर रह गए थे, और चार्ल्स एक्सेवियर का उनसे टेलीपैथिक लिंक भी टूट चुका था। अब चार्ल्स एक्सेवियर को अपने चाहिए स्टूडेंट्स को किसी भी कीमत पर बचाना था, और उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था, तो वो मोइरा मैकटैगेट के पास गए, जो कि CIA की एक एजेंट है, लेकिन वो भी कुछ म्यूटेंट्स को छुपा के अपने पास ट्रेन कर रही थी। और यही वो टीम है जिसके अंदर 5-6 और म्यूटेंट्स है, जिसमें वुल्कन, पेट्रा और डार्विन वगैरह शामिल थे। और चार्ल्स एक्सेवियर ने इस वाली टीम को अपने जो है क्रकोआ आइलैंड के ऊपर भेजा था अपने पुराने एक्समैन को बचाने के लिए, जो कि वो उनको बचाने में कामयाब तो हो जाते हैं, और पुराने वाले एक्समैन यानी ओरिजिनल एक्समैन वापसी चार्ल्स एक्सेवियर के पास आ भी जाते हैं। लेकिन ये वाले जो एक्समैन होते हैं जिसमें वुल्कन वगैरह शामिल थे, ये आइलैंड उनको अपने पास कैद कर लेता है। और हमें पता चलता है कि इस स्टोरी के आखिर में जीन ग्रे ने उस पूरे के पूरे आइलैंड को उठा के अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से स्पेस के अंदर फेंक दिया था। लेकिन हाउस ऑफ इवेंट के बाद जब सारे के सारे म्यूटेंट एनर्जी आसमान के अंदर स्पेस में घूम रही थी, तो वो उसी आइलैंड के जाके हिट करती है, जिससे वुल्कन और वो बाकी के म्यूटेंट जो उसमें शामिल थे वो जिंदा हो जाते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वुल्कन और डार्विन जो है 2 म्यूटेंट अभी भी बचे हुए होते हैं, और वो वापसी अर्थ के ऊपर आते हैं। तो अगर हम सीक्रेट ओरिजिन्स और सीक्रेट टीम की बात करें तो मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा ज़बरदस्त इसको लिखा गया सीक्रेटली, आज से पहले कोई भी सीक्रेट टीम इतनी ज़बरदस्त तरीके से नहीं लिखी गई थी, और इसी वजह से ये टीम हमारी लिस्ट के ऊपर इतना ऊपर आती है। और एक्स फोर्स, हम सब जानते हैं कि एक्स फोर्स जो एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और वेल नोन टीम है मार्वल कॉमिक्स के अंदर, जो कि सीक्रेटली काम करती है। आप समझ सकते हैं कि ये जैसे कि मेन एक्समैन जो है दुनिया भर में मशहूर है और सारे काम कर रहे होते हैं, उसी तरह उनका ये सीक्रेट ग्रुप है जो कि सीक्रेट काम म्यूटेंट के हवाले से कर रहा होता है। लेकिन ओवर द ईयर इस टीम के बहुत ज़्यादा इनकार्नेशंस आए हैं, इस टीम को बहुत ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया है। लेकिन हम इस टीम के मेंबर्स के बारे में बात करते हैं जो कि इनिशियली इसके अंदर मौजूद थे, जो कि इनका सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त और मेरा फेवरेट रोस्टर रहा है। और उसके अंदर शामिल थे इनके लीडर वुल्वरीन, आर्कएंजल, साइलॉक, डेडपूल, फैंटोम एक्स, और इस तरह के और भी मेंबर्स को बाद में आके ज्वाइन करते रहे हैं। और इनके बेसिकली काम यही हुआ करते थे कि इनको जो है म्यूटेंट खतरे के ऊपर नजर रखनी है, जो कि सीक्रेटली उनको मार सकता है। और ये टीम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। इसके अंदर जितने मेंबर्स थे वो जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक अलग ही मज़ा में आता था। अगर आपने मेरे चैनल पे एक्समैन मसाया वॉर या एक्समैन मसाया कॉम्प्लेक्स वाली स्टोरीज देखी होंगी तो हमने उसमें एक्समैन का रोल बहुत ज़्यादा देखा था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप एक्सपोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वो दोनों सीरीज़ को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सीक्रेट अवेंजर्स,
अब इस टीम के नाम के अंदर ही सीक्रेट है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा सीक्रेट होगी। ये टीम कुछ ज़्यादा पुरानी टीम नहीं है, बल्कि रिसेंटली हमें 2009 या 10 के कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और ये अपने ही नाम के मुताबिक सीक्रेट एवेंजर्स के कॉमिक्स के अंदर ही इंट्रोड्यूस हुई थी। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि इस टीम को बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका, जो कि उस वक्त स्टीव रॉजर्स के मेंटल से जाने जाते थे। उन्होंने इस टीम को बनाया था इस तरह के छुपे हुए खतरों के ऊपर नज़र रखने के लिए और उनसे अपने ही तौर पर निपटने के लिए। ये वो वक्त है जिस वक्त स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका नहीं हुआ करते थे और वो निक फ्यूरी के जैसा एक रोल अपना निभा रहे थे मार्वल कॉमिक्स के अंदर, तो तभी उन्होंने इस टीम को जो है बिल्डअप किया था। और इस टीम के इनिशियल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम और पावर हाउसेस थे, जैसे कि बीस्ट, वेल्क्री, मून नाइट, एंटमैन, शैरन कार्टर, नोवा, ब्लैक विडो और वॉर मशीन। और अगर मैं इनकी मिशंस की बात करूं तो ये मत समझिएगा कि कैप्टन अमेरिका ने ये टीम बनाई तो इनके मिशंस अर्थ बाउंड होंगे। इनके मिशंस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और अर्थ बाउंड बिल्कुल भी नहीं होते थे। यहाँ पे इनके मिशंस जो है वो स्पेस तक गए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार इनके मिशंस हुआ करते थे। और इस टीम को लिस्ट में इतना ऊपर रखने का रीज़न एक ही है कि इसके जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा कूल थे, उनकी आपस में केमिस्ट्री और स्टोरी राइटिंग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। सीक्रेट वॉरियर्स। अब अगर निक फ्यूरी किसी टीम को सीक्रेटली बनाना चाह रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि उस टीम से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। निक फ्यूरी जिन्होंने अपने पास इतने ज़्यादा राज रखे हुए, अगर वो एक टीम को राज रखना चाहें तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कितना ज़बरदस्त होगा। और यही कुछ हुआ था 2003 से 2010 के दरमियान। अगर हम बात करें 2003 से 2010 के दरमियान तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक ऐसा फेज चला था कि वहाँ पे सारी चीज़ें हमें डाउनसाइड जाते हुए नजर आ रही थी। मतलब इन सब की शुरुआत एवेंजर्स डिसअसेंबल्ड से हुई थी, जिसमें हमने देखा कि एवेंजर्स बिखर गए। उसके बाद हाउस ऑफ एम का इवेंट हुआ जिसमें पूरी म्यूटेंट पॉपुलेशन खत्म हो गई और उसी बीच एक छोटा सा इवेंट हुआ था सीक्रेट वॉर के नाम से। अब ये वो सीक्रेट वॉर्स वाला इवेंट नहीं जो कि 2015 में हुआ था, एक बहुत बड़ा क्रॉसओवर, बल्कि सीक्रेट वॉर का इवेंट है जिसमें निक फ्यूरी ने कुछ सुपर हीरोज की मिलकर एक टीम बनाई थी और एक सीक्रेट मिशन पे गए थे लैटविरिया के अंदर डूम से मुकाबला करने के लिए। और जब ये बात यूएस गवर्नमेंट को पता चलती है कि निक फ्यूरी ने इस तरह से छुप के उनके खिलाफ जो है एक टीम बना के लैटविरिया गए हैं तो वो उनको जो है शील्ड के ओहदे से हटा देते हैं और निक फ्यूरी दुनिया के मोस्ट वांटेड इंसान बन जाते हैं। और इसी तरह कॉमिक्स में काफ़ी टाइम तक चलता रहा कि हमने निक फ्यूरी के हवाले से कोई न्यूज़ नहीं सुनी, कोई खबर नहीं सुनी, हमें नहीं पता था कि निक फ्यूरी है तो कहाँ है। लेकिन जब वक्त आता है सीक्रेट इन्वेजन का, जब अर्थ के ऊपर स्क्रल्स इन्वेजन होती है और वो सारे रूप बदल के यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं, तो उसके अंदर निक फ्यूरी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। हमें इस बारे में पता चलता है कि निक फ्यूरी वो सबसे पहले इंसान थे अर्थ के ऊपर जिनको पता चला था कि स्क्रल्स उनके बीच जो है रूप बदल के घूम रहे हैं। और क्योंकि वो पूरी दुनिया से अलग बैठे हुए थे तो उन्होंने इसकी तैयारी अपने ही तौर पे करना शुरू कर दी थी। उनको पता था कि बहुत जल्दी इन्वेजन होगी और उनको उसके लिए तैयार रहना होगा। तो तभी निक फ्यूरी ने अपने एक शील्ड एजेंट के साथ मिलकर, उनको पूरा भरोसा था क्वेक, उसके साथ मिलकर एक खुफिया टीम बनाई। और दरअसल इस टीम के जो मेंबर्स थे निक फ्यूरी ने उनके ऊपर उनके बचपन से ही नज़र रखी हुई थी और एक फाइल बनाई हुई थी और अब वक्त आ गया था उनको एक साथ असेंबल करने का। तो इस टीम के जो मेंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। जिस जेटी जेम्स था जो कि दरअसल ओरिजिनल फैंटम राइडर का एक रिश्तेदार था जिसके अंदर उसी के जैसे कुछ पावर्स थी। इसके अंदर जेरी स्लैश था जो कि दरअसल एब्जॉर्बिंग मैन का बेटा था। सेबेस्टियन ड्रूग था जो कि बेटा था डॉक्टर ड्रूग नाम विलन का। योयो रॉड्रिगर थी जिसमें जो कि बेटी थी ग्रिफिन की। अलेक्जेंडर एरॉन था जो कि बेटा था एरीज गॉड ऑफ वॉर का। और इसमें डेसी जॉनसन जो कि डॉटर ऑफ मिस्टर हाइट थी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सारे के सारे सुपर विलन्स के ये बच्चे हैं जिनको निक फ्यूरी ने नज़र रखी हुई थी और ये वो बच्चे हैं जिनके ऊपर किसी और ने कोई नज़र नहीं रखी हुई थी। दुनिया की नज़र में ये ऑर्डिनरी लोग थे, इसलिए निक फ्यूरी ने इनको अपनी टीम के अंदर चुना था। और अगर हम इस टीम की केमिस्ट्री और इसकी जो है प्लानिंग और इसकी टीम वर्क और स्टोरी लाइन्स की बात करें तो वो इतनी ज़्यादा औसम है कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। सीक्रेट इन्वेजन से लेके इन्होंने जो काम करना शुरू करा है इतने ज़बरदस्त तरीके से कि हम इस टीम के फ़ैन होकर रह गए हैं। और अभी भी इस सीरीज़ को मैं अपने चैनल पे शेयर कर ही रहा हूँ आप लोगों के साथ और अभी भी हमारे चैनल पे ये ऑन गोइंग सीरीज़ है। तो अगर आप सीक्रेट वॉरियर्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इनका डार्क एंड वाली स्टोरी लाइन आप ज़रूर देखिएगा जो मैं चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। कबाल। कबाल अगर हम इस वर्ड की लिटरल मीनिंग को जाने तो ज़रा सा इसका मतलब ये है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन है और आपस में मिलकर काम कर रही है। इस सीक्रेट सुपर विलन टीम को सबसे पहले हमारे साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया था सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी लाइन के आखिरी एपिसोड के अंदर, जिसमें हमें डार्क एंड की शुरुआत होते हुए पता चली थी। और इस टीम को दरअसल किसी और के ऊपर नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी के ही ऑपोजिट बनाया गया था। और इस टीम को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न था जिसने इस टीम को इसीलिए बनाया था ताकि वो खुफिया तौर पर दुनिया के ऊपर अपना होल्ड जमा कर रखे और इन सारी सुपर विलन्स की मदद हासिल कर सके। इस टीम को बनाने का मकसद ये था कि ये इल्यूमिनाटी के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसीलिए इसमें जो नॉर्मन ऑसबॉर्न का रोल था वो बिल्कुल टोनी स्टार्क की तरह था। उसी की तरह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जीनियस था और इस तरह के अलग अलग काम करता था। और इस तरह इस टीम के अंदर जो इनके दूसरे मेंबर वो डॉक्टर डूम थे जो कि उनके ट्रैवल यानी मिस्टर फैंटास्टिक के ऑपोजिट रखे गए थे। एमा फ्रॉस्ट यहाँ पे मौजूद थी जो कि एक टेलीपैथिक थी और वो एक्समैन और म्यूटेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही थी और ये यहाँ पे चार्ल्स एक्सेवियर की जगह पे थी। और इस टीम के अंदर लोकी नॉर्स गॉड ऑफ मिस्चिफ शामिल था जो कि थोड़ी बहुत ट्रिकरी और सॉर्सरी बहुत अच्छे तरीके से जानता है और इसको डॉक्टर स्ट्रेंज के ऑपोजिट रखा गया था
इसके अंदर द हुड शामिल था, जो कि दरअसल यहाँ पे ब्लैक बोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। ब्लैक बोल्ट अपने लोगों का राजा है और इस तरह द हुड भी अपनी छोटी सी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का एक राजा था और वो इन सबको कंट्रोल करता था। और उसके पास सबसे बड़ा यहाँ पे क्लॉक मौजूद था जिसके अंदर डोरेमोन की शक्तियाँ मौजूद थी और उसी के जरिए वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली भी था। और इसकी टीम का आखिरी और मोस्ट इंटरेस्टिंग मेंबर वो कोई और नहीं बल्कि नेमोर था। और नेमोर की मज़ेदार बात यह है कि वो इल्यूमिनाटी का भी हिस्सा था और इस कबाल का भी हिस्सा था। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस डार्क एंड के कबाल की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम टीम है। इस टीम का सबसे पहला मोटिव ये था कि ये लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बनाएंगे और जब भी किसी को किसी की ज़रूरत होगी तो वो उसके लिए कुछ भी करेंगे। सो गाइस, नंबर 1 पे चलने से पहले मैं आपके साथ कुछ ऑनरेबल मेंशन शेयर करना चाहूँगा। ये वो टीम्स हैं जो कि है तो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट और ऑसम, लेकिन हमारी इस लिस्ट के अंदर हिस्सा ना बन सकी। तो इसके अंदर टीम आती है स्ट्राइक फोर्स, और इसके अलावा हमारे पास एक और टीम आती है जो एक ऑनरेबल मेंशन डिजर्व करती है और वो है एग्जाइल्स की टीम। और मज़ेदार बात यह है कि ये भी एक एक्समैन की ही टीम है। नंबर 1 इल्यूमिनाटी। आई नो कि आप लोग ने अब तक गैस कर ही लिया हो कि नंबर 1 पे कौन होगा, और इसके अलावा नंबर 1 पे हो भी कौन सकता था। जिस टीम का नाम इल्यूमिनाटी हो तो उससे ज़्यादा सीक्रेट और क्या होगा। और इस टीम की सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि ये टीम इतनी ज़्यादा सीक्रेट थी कि इसके हम एक झलक के लिए हम रीडर्स तरस जाते थे। और इस टीम की अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इस टीम को सबसे पहले जो है टोनी स्टार्क ने असेंबल किया था क्रीज स्कल के फ़ौरन बाद, यानी 1970s के अंदर। लेकिन इस टीम के बारे में हमें 2006 तक कुछ भी नहीं पता था। अगर हम इस टीम के सबसे पहले मेंबर्स की बात करें तो उसके अंदर इस टीम का लीडर यानी आयरन मैन, जिसने इस टीम को बनाने का आइडिया दिया था, जो कि एवेंजर्स से था। मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड जो कि फैंटास्टिक 4 के थे। नेमोर जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था एटलांटिस को। ब्लैक बोल्ट जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था इनह्यूमंस को। चार्ल्स एक्जेवियर जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे एक्समैन को। ब्लैक पैंथर जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे वकांडा को। और डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि अर्थ के सॉर्सरर सुप्रीम थे। इन लोगों ने मिलकर इस बात के बारे में सोचना शुरू करा कि अगर इस तरह के खतरे, इस तरह की जंग हमारे अर्थ के ऊपर वापसी आती है तो हमें उसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए और हमें वो कदम उठाने पड़ेंगे जो कि कोई और ना उठा सके। लेकिन हम इस टीम को सीक्रेटली रखेंगे और इसी वजह से कि इस टीम को सीक्रेट रखा जाएगा, वहाँ पे ब्लैक पैंथर ने इस टीम को ज्वाइन करने से उसी वक्त इनकार कर दिया था। और यानी कि आप समझ लीजिए कि ब्लैक पैंथर उस पहली मीटिंग के अंदर था तो सही, लेकिन कभी भी इनका मेंबर ना रहा। और उसके बाद से ये टीम इसी तरह जो है अलग अलग मसलों के ऊपर काम करती रही, जिसमें इनके मसले कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि खतरनाक किस्म के जो है एडवेंचर्स हुआ करते थे। जिसमें इनका सबसे बड़ा जो काम था वो ये था कि इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में पता लगाया जाए, और इन लोगों ने पूरे के पूरे इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढा भी था। इस टीम के अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिशन इनके रहे हैं। इनके जो एडवेंचर्स हैं बहुत ज़्यादा कूल थे, और ये वही टीम है जो कि रिस्पॉन्सिबल थी हल्क को प्लेनेट सकार पे भेजने के लिए। इन लोगों ने ही सीक्रेटली इस बात का फैसला कर लिया था कि हल्क को जो है अब अर्थ पे नहीं रखा जा सकता है, वो सेफ नहीं है। तो इसलिए ये लोग सब मिलकर फैसला करते हैं कि उसको इस प्लेनेट से बाहर भेज दिया जाए। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस टीम की बात करें तो ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टीम है जिसको मार्वल कॉमिक्स में आज तक सीक्रेटली लिखा गया है और हमारे सामने पोर्ट्रे किया गया है। इस तरह की ज़बरदस्त किस्म की सीक्रेट टीम मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था जिस तरह से मार्वल कॉमिक्स ने इसको लिखा है। और हमें इतने सालों के बाद ये पता चल रही है कि ये टीम पिछले 20-30 सालों से जो सीक्रेटली काम कर रही है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। खैर, जैसा कि इल्यूमिनाटी की इस टीम के बारे में भी बाद में जाके बहुत सारे लोगों को पता चल गया था और ये टीम डिसबैंड हो गई थी। लेकिन इसके बाद इस टीम को दोबारा से जो है एक बार रिफॉर्म किया गया था, और जब दोबारा रिफॉर्म किया गया था वो किसी और ने नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर ने ही खुद किया था सीक्रेट वॉर्स के टाइम पे। क्योंकि ब्लैक पैंथर ही पहला शख्स था जिसको पता चला था कि हमारी यूनिवर्स दूसरी यूनिवर्स से क्लाइड होना शुरू हो गई है, और तभी मिलकर इल्यूमिनाटी ने खुफिया तौर पे ये काम करना शुरू करा था किस तरह से हम अपनी इस रियलिटी को बचाएं। लेकिन इस टाइम पे भी इल्यूमिनाटी ने बहुत ज़्यादा सीक्रेसी के साथ काम किया था, और उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल था सीक्रेट वॉर्स वाली स्टोरी के अंदर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके अंदर जितनी ज़्यादा मार्वल के अंदर सीक्रेट टीम्स थी सब मैंने आपके साथ शेयर करी है, और मैंने अपनी एक रैंकिंग भी आपके साथ शेयर करी है कि जो मुझे लगता है कि कौन सी टीम किस नंबर पे होनी चाहिए। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के ऊपर हम जो है 500 लाइक्स का टारगेट रखने वाले हैं, जो कि मैं जानता हूँ कि आप बहुत आसानी से इसको पूरा कर देंगे। साथ ही साथ आप मुझे ये बताइएगा कि अगर मैंने कोई सीक्रेट टीम को मिस कर दिया है तो कमेंट मुझे करके ज़रूर बताइएगा उसके बारे में। और साथ ही साथ आप मुझे अपनी फेवरेट सुपर हीरो सीक्रेट टीम बताइएगा। मेरी फेवरेट टीम तो इल्यूमिनाटी है और हमेशा शायद वही रहेगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप सबकी कौन कौन सी फेवरेट टीम्स हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो उसको लाइक कीजिएगा। 500 लाइक्स का टारगेट बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस तरह का ऑसम कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं इसी तरह किसी और टॉप 10 वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।